यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोशिका द्रव्य वंशागति के ऊपर। कोशिका द्रव्य वंशागति, साइटोप्लाज्म, इनहेरिटेंस। ठीक है, कोशिका द्रव्य वंशागति, साइटोप्लाज्म, इनहेरिटेंस। देखिए, सामान्य रूप से जीवों के अंदर लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का काम किया जाता है जीन्सों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाने वाले जीन्स ही क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और इन जीन्स के साथ साथ जो लक्षण होते हैं वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसे हम आनुवंशिक कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जीवों के अंदर जो कि कोशिका द्रव्य के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आया समझ में? जैसे कि गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाने वाले जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उनके साथ साथ लक्षण भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इन्हें हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि साइटोप्लाज्म के साथ इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य के साथ में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य वंशागति, साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस। ठीक है, देखिए, जब लक्षण एक पीढ़ी से, जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोशिका द्रव्य के साथ जाते हैं तो इसे कोशिका द्रव्य वंशागति कहते हैं। तो इसे कोशिका द्रव्य वंशागति कहते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, कोशिका द्रव्य वंशागति मात्रक प्रभाव को, ठीक है, मात्रक प्रभाव को दर्शाती है। मात्रक प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, देखिए, लक्षण जीनों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं नॉर्मली, सामान्य रूप से। ये तो हमने अभी तक पढ़ लिया। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि कुछ लक्षण कोशिका द्रव्य के साथ में भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य भरा हुआ होता है, वो जीव द्रव्य भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो इसी के साथ साथ कुछ लक्षण भी जनक से उसकी संतति तक पहुंचते हैं। इस तरह के लक्षणों की वंशागति को हम कह रहे हैं कोशिका द्रव्य वंशागति या साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखिए, जो आप दूसरी मैंने लाइन लिखी है, कोशिका द्रव्य वंशागति मात्रक प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस है, ये मदर के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मदर का जो इफेक्ट है, मदर के जो कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं, वो उसके कोशिका द्रव्य के द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा वंशागत होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? देखिए, जब भी किसी एनिमल का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को
परिवर्धन को जब हम पढ़ते हैं तो परिवर्धन होता है किससे? जायगोट से, युग्मनज से, ठीक है। और युग्मनज का निर्माण किससे होता है? युग्मकों के संलयन से, गैमेट्स के संलयन से। और गैमेट्स होते हैं दो तरह के युग्मक, दो तरह के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर और मादा, नर में होता है स्पर्म और इसका ओवम, ठीक है। अब देखिए जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, इनके अंदर केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए गुणसूत्र होता है, आनुवंशिक लक्षण को लेके जाने का काम किया जाता है इसके द्वारा। इस स्पर्म के अंदर, शुक्राणु के अंदर जो जीव द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, वो क्या होता है? नाम मात्र का होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनको चलकर ओवम के पास जाना होता है, इसीलिए स्पर्म के अंदर, शुक्राणु के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है जीव द्रव्य, उसकी अधिक मात्रा को निष्कासित कर दिया जाता है, केवल नगण्य मात्रा ही इनके अंदर शेष रह जाती है, ठीक है। तो अगली पीढ़ी में जो लक्षण पहुंचेंगे, देखिए इन दोनों का फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा और ये जायगोट ही डेवलप करेगा और नए इंडिविजुअल को ये क्या कर देगा? विकसित करेगा, तो नए जो संतति होगी उसका निर्माण करेगा। तो इस नए संतति के अंदर नर के जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसके जो लक्षण आ रहे हैं, उनको लेके आने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? जेनेटिक मटेरियल के द्वारा, जो कि स्पर्म के अंदर पाया जा रहा है। क्योंकि इसके अंदर जीव द्रव्य तो नाम मात्र का है, जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म तो होता ही नहीं है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होता है जीव द्रव्य, वो कहाँ पे होता है? ओवम के अंदर, ठीक है। ओवम के अंदर होता है, अंडाणु के अंदर होता है जीव द्रव्य की अधिक मात्रा, जो कि क्या करती है? पोषण का काम करती है। जायगोट का जब डेवलपमेंट होगा तो पोषण का काम करेगी ना, इसीलिए जीव द्रव्य की अधिक मात्रा पाई जाती है अंडाणु के अंदर। और जीव द्रव्य की इस मात्रा के साथ साथ कुछ लक्षण भी माता से पहुंच जाते हैं संततियों के अंदर। और इस तरह की जो वंशागति है, इस तरह की जो इनहेरिटेंस है कैरेक्टर्स की, उसे ही हम कहते हैं साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस या कोशिका द्रव्य वंशागति, ठीक है। और कोशिका द्रव्य वंशागति के द्वारा केवल वही लक्षण संतति तक पहुंचते हैं जो कि माता के होते हैं, क्योंकि जीव द्रव्य कहां से आ रहा है? ओवम से। और ओवम का निर्माण कौन करता है? फीमेल, ठीक है। माता के अंदर ओवम का निर्माण होता है, इसलिए ओवम के अंदर जीव द्रव्य जब पहुंचेगा जायज के अंदर, तो लक्षण भी किसके पहुंचेंगे? माता के ही पहुंचेंगे। इसलिए मैंने दूसरी लाइन ली है, कोशिका द्रव्य वंशागति मात्रक प्रभाव को दर्शाती है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। कोशिका द्रव्य वंशागति है साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस को समझने के लिए जो पाइला है, मोलस्का संघ का एक प्राणी है, घोंघा, ठीक है। समुद्री जल के अंदर रहते हैं ये, आपने देखा भी होगा संघ के समान जो घोंघा होता है, ठीक है, पाइला, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो कुंडलन होता है, कॉइलिंग जो होती है, ठीक है, उसके कवच के अंदर मोलस्का संघ के अंदर पाया जाता है ये एक घोंघा प्राणी, ठीक है, पाइला। इसके अंदर कॉइलिंग होती है, इसके कवच के अंदर कुंडलन देखे जाते हैं, ठीक है। इस तरह का कुंडलन होता है, इस तरह का कुछ कुंडलन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। मैं ठीक से बना नहीं पा रहा, यहाँ पर इस तरह से कुछ हमें देखने को मिलता है कुंडलन, ठीक है। दो तरह के कुंडलन हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कुंडलन जो होते हैं कवचों के अंदर दो तरह के होते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो घोंघे के कवच के अंदर, पाइला के कवर के अंदर, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, इसमें जो कॉइलिंग हो रही है, ठीक है, जो कुंडलन की क्रिया हो रही है, इसको रेगुलेट करने का काम, इसको नियंत्रण करने का जो काम किया जाता है, ठीक है। कॉइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है, जो कारक है, वो पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। जिस तरह के फैक्टर साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाएंगे, उसी तरह का कुंडलन कवचों के अंदर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है।
इसको समझने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज कॉइलिंग कुंडलन, ठीक है। दक्षिणावर्त कुंडलन फीमेल कवच, दक्षिणावर्त कवच वाली मादा, ठीक है। एक ऐसी हमने फीमेल पायलट को लिया है, घोड़े को लिया है, मादा घोड़े को, जिसका कवच क्या है, दक्षिणावर्त कुंडलन प्रदर्शित करता है, दक्षिणावर्त कुंडलन है क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरा हमने यहां पर लिया है एक नर को, जो कि क्या है, वामावर्त है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है, कवच के अंदर कॉइलिंग, जो कुंडलन है वो वामावर्त है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में हमें जो यहाँ पर संततियां मिलेंगी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में हमें जो यहाँ पर चाइल्ड्स मिलते हैं, संततियां मिलती हैं, इन भूमि के अंदर कवचों में जो कुंडलन देखा जाएगा, जो कॉइलिंग हमें देखने को मिलेगी, वो कॉइलिंग क्या होगी, दक्षिणावर्त होती है, ठीक है। दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त कुंडलन वाले शिशु हमें यहाँ पर, नए घोंगे हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। आया समझ में? अब देखिए इनके मध्य दक्षिणावर्त के लिए एक जीन है जिसे हमने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया है। दक्षिणावर्त कवच के लिए, दक्षिणावर्त कुंडलन कवच के लिए जो जीन्स पाए जा रहे हैं कोशिका द्रव के अंदर, उनको हमने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। वामावर्त के लिए रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी को। ये रिसेसिव है, अप्रभावी है, ये डोमिनेंस है, प्रभावी है कैपिटल डी, ठीक है। दोनों के मध्य क्रॉस करवाया तो यहाँ पे जो हमें मिला, पहुंचेंगे तो दोनों ही जीन कैपिटल डी और स्मॉल डी, लेकिन कैपिटल डी प्रभावी है, डोमिनेंस है, इसी कारण से जो कवच का अंदर कुंडलन हमें देखने को मिलेगा वो क्या है, दक्षिणावर्त है, ठीक है। देखिए कोशिका द्रव के अंदर जो है पाया जा रहा है, कोशिका द्रव कहां से आता है, ओवम से आता है, और ओवम का निर्माण कौन करता है, माता करती है, मदर करती है। इसीलिए कैपिटल डी कोशिका द्रव के अंदर पाया जा रहा है, और कोशिका द्रव कहां पे आया, ओवम के अंदर, और ओवम यहीं से आएगा, इसीलिए यहाँ पर जो कुंडलन देखने को मिलेगा वो इसी के समान होगा, दक्षिणावर्त, ठीक है। अब इनके मध्य जब सेल्फ रिप्रोडक्शन करवाते हैं, फर्स्ट जनरेशन के अंदर जितने भी हमें संततियां मिली उन्हीं के अंदर हम सेल्फ रिप्रोडक्शन करवाएं, स्वयं निषेचन की क्रिया करवाएं, तो उसके बाद दूसरी पीढ़ी के अंदर जितने भी हमें संतति मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये क्या है, डिप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड युग्मकों का निर्माण होगा। दो तरह के युग्मक बनेंगे, कैपिटल डी और स्मॉल डी, दो तरह के युग्मक बनेंगे। आप देख लीजिए चेकर बोर्ड से समझ लीजिए, आप चेकर बोर्ड बना हुआ है यहाँ पर इस तरह से, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, सेकंड जनरेशन है ये, दूसरी पीढ़ी। कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल स्मॉल डी, स्मॉल डी, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए आप, कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी, इन तीनों में तो देखिए आपको कैपिटल डी दिखाई दे रहा है, इसी कारण से इनका कुंडलन क्या होगा, दक्षिणावर्त। आया समझ में, दक्षिणावर्त होगा क्योंकि इनके अंदर कैपिटल डी है, लेकिन ये स्मॉल डी है और दोनों स्मॉल डी है। उसके बावजूद भी इसके अंदर जो कुंडलन हमें देखने को मिलेगा वो किस तरह का होगा, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त कुंडलन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, जबकि इसके अंदर तो स्मॉल डी है ना, स्मॉल डी क्या है, वामावर्त के लिए है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुंडलन यहाँ पर किस तरह का देखने को मिल रहा है, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि कुंडलन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स है
जो फैक्टर है, कारक है, वो कहाँ पे पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और साइटोप्लाज्म कहाँ से आता है? जायगोट के अंदर, यूगोनज के अंदर कहाँ से आता है? हमेशा मदर से आता है, ठीक है। और मदर का कुंडलन किस तरह का है? दक्षिणावर्त, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमेशा क्या होगा? दक्षिणावर्ती कुंडल हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट सेकंड जनरेशन में जितने भी यहाँ पर हमें संततियां मिली हैं, जितने भी इन्फेक्ट्स मिले हैं, सभी के अंदर जो कॉइलिंग देखी जाएगी कवर के अंदर, वो सारी क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी, दक्षिणावर्त कुंडलन देखने को मिलेगा। क्योंकि कुंडलन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कारक है वो जीव द्रव्य में पाया जा रहा है, और जीव द्रव्य कहां से आता है? माता से, मदर से आ रहा है, ठीक है। और मदर क्या है? दक्षिणावर्त वाले कारक है इसके अंदर। तो जितने भी इन्फेक्ट्स आएंगे आगे चलकर, सभी में कुंडलन देखने को हमें मिलेगा। वो क्या मिलेगा? दक्षिणावर्त मिलेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कोशिका द्रव्य वंशागति, साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस को समझने का, ठीक है। इसके बाद में देखिए पैरामीशियम में कप्पा कण को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पैरामीशियम में कप्पा कणों की वंशागति, ठीक है। देखिए जो पैरामीशियम है, प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है ये पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर दो स्ट्रैंड हमें देखने को मिलते हैं, दो प्रभेद देखने को मिलते हैं। एक है किलर, दूसरा है सेंसिटिव, ठीक है। मारक प्रभेद और संवेदी प्रभेद, दो प्रभेद हमें देखने को मिलते हैं पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम में कप्पा कण, ठीक है। कप्पा कण, देखिए कप्पा कण क्या है? पैरामीशियम के अंदर जीव द्रव्य में पाए जाने वाली कुछ संरचनाएं हैं, कुछ मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, कणिकीय संरचनाएं हैं। ये कणिकीय संरचनाएं साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है, पैरामीशियम के अंदर जीव द्रव्य में पाई जाती है, और ये पैरामीसिन नामक एक पदार्थ को स्रावित करती है, ठीक है, सीक्रेट करती है। किसको? पैरामीसिन। पैरामीसिन नामक पदार्थ को ये सीक्रेट करती है। और जिस प्रभेद के अंदर कप्पा कण पाए जाते हैं, उनके अंदर पैरामीसिन नामक पदार्थ सीक्रेट किया जाएगा। और इस पैरामीसिन केमिकल की प्रेजेंस में, रसायन के प्रेजेंस में जो प्रभेद होगा उसे हम कहेंगे मारक प्रभेद, मारक प्रभेद या किलर, ठीक है, किलर स्ट्रेन। दूसरा क्या है? जिसके अंदर कप्पा, इसमें तो क्या है? कप्पा कण पाए गए हैं, कप्पा कण, ठीक है, उपस्थित, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिसमें कप्पा कण एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, उसमें पैरामीशियम सीक्रेट नहीं होगा और वो संवेदी प्रभेद होगी, संवेदी प्रभेद, सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव प्रभेद होगी, संवेदी प्रभेद होगी। अब देखिए इन दोनों प्रभेदों के मध्य अगर हम संयुग्मन की क्रिया करवाए, फ्यूजन की क्रिया करवाए, मान लीजिए दो पैरामीशियम एक दूसरे के पास आते हैं इस तरह से, ठीक है। एक पैरामीशियम है ये, जो कि क्या है? मारक प्रभेद है। इसके अंदर जीव द्रव्य में कप्पा कण पाए जा रहे हैं इस तरह से। कप्पा कण को हमने कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। कप्पा कण संवेदी, ये मारक प्रभेद है, किलर। और इसके अंदर क्या है? कप्पा कण अनुपस्थित है, इसलिए ये संवेदी प्रभेद है, संवेदी। और ये किलर, मारक। अगर इन दोनों के मध्य हम फ्यूजन की क्रिया करवाएं
तो ये दोनों एक दूसरे के पास पास में आकर इस तरह से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में ये अपने क्रोमोसोम मटेरियल जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं और इसी के साथ साथ जो ये निषेचन सेतु बना है, ठीक है, जो ये ब्रिज बना है, इसके द्वारा जीव द्रव्य की कुछ मात्रा भी क्या है एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज कर लेते हैं, साइटोप्लाज्म के अमाउंट को भी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जीव द्रव्य की मात्रा के साथ में कप्पा कण भी क्या है यहां से स्थानांतरित होकर यहां पर आ जाते हैं कप्पा कण, ठीक है, कप्पा कण भी यहां पर आ जाते हैं संवेदी स्ट्रेन में, सेंसिटिव स्ट्रेन में। अब देखिए जो पहले ये प्रभेद संवेदी था, इसने जब किलर स्ट्रेन के साथ में फ्यूजन किया, संवेदन संयुग्मन करा, तो उसके बाद में आनुवंशिक लक्षण तो ये एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है जब भी इनमें रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है पैरामीशियम के अंदर, तो दो पैरामीशियम एक दूसरे के पास आते हैं और इनकी जो स्किन है एपिथेलियम जो बाहरी झिल्ली है वो गल जाती है और ये एक सेतु बन जाता है दोनों के मध्य। इसके द्वारा ये क्या करते हैं अपने गुणसूत्रीय भागों को आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ में, और इसी के साथ साथ इनका जो जीव द्रव्य है वो भी क्या है एक से दूसरे में चला जाता है और दूसरे से पहले में आ जाता है। तो ये क्या था मारक प्रभेद था, इसके जीव द्रव्य में कप्पा कण पाए जाते थे, वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इससे जो ये फ्यूजन से पहले ये संवेदी था, लेकिन जब इसने फ्यूजन कर लिया तो उसके बाद में ये भी क्या है मारक प्रभेद में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कप्पा कण पहुंच जाते हैं और कप्पा कण क्या कर देते हैं पैरामीशियम नामक भाग का निर्माण करना स्टार्ट कर देते हैं इसके अंदर, और ये भी फिर क्या है संवेदी से बन जाता है मारक प्रभेद किलर स्ट्रेन, ठीक है। इस तरह से जो ये वंशागति हमें देखने को मिल रही है लक्षणों की, जो इनहेरिटेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कौन सा संवेदी से मारक प्रभेद में कन्वर्ट होने का, वो क्यों हो रहा है क्योंकि जीव द्रव्य की अमाउंट यहाँ से यहाँ पर गई है, साइटोप्लाज्म यहाँ से यहाँ पर गया और साइटोप्लाज्म के साथ में क्या गया कप्पा कण चले गए, और कप्पा कण क्या करता है पैरामीशियम नामक जो केमिकल है उसको सीक्रेट करने का काम करता है और ये टॉक्सिक एलिमेंट होता है, ठीक है, विषाक्त पदार्थ होता है और इससे ये मारक प्रभेद में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है वंशागति है कोशिका द्रव्य की। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।